Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's session, we'll be discussing a few MCQs from banking regulation and business laws, and these MCQs will be from Module A, and I hope they are helpful for your CAB examination. And this video is a part of our CAB free online classes, in which from every Monday to Saturday we discuss a few MCQs from different subjects of for your CAB examination. So let's start with the first question. Which of the following statements is or are correct regarding MCLR and base rate? कौन सी correct है? MCLR is determined by the average cost of funds in contrast to the base rate which is governed by the current cost of funds. ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है. क्यों करेक्ट नहीं है? बिकॉज ये उल्टा लिखा हुआ है. बेस रेट इज डिटर्मिन्ड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स एंड MCLR इज गवर्न्ड बाय द करंट कॉस्ट ऑफ फंड्स. तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा हो जाता है गलत. दूसरा, MCLR is calculated by considering tenor premium and base rate is calculated by considering minimum rate of return और profit margin. ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारा बिल्कुल सही है. देखो, जब कोई लोन लंबे समय के लिए होता है तो वहां पे रिस्क भी ज्यादा होता है, तो वो टेनोर के लिए अलग से एक प्रीमियम चार्ज होता है MCLR में, और बेस रेट में क्या हम कंसिडर करते हैं? प्रॉफिट मार्जिन या फिर रेट ऑफ रिटर्न. तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. अगला है, द MCLR टेक्स इनटू अकाउंट द रेपो रेट विच ऑल्सो फॉर्म्ड पार्ट ऑफ द बेस रेट. ये वाला स्टेटमेंट गलत है. क्यों? MCLR टेक्स इनटू अकाउंट रेपो रेट बिल्कुल सही है, विच डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बेस रेट सिस्टम. तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है. हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? C2 ओनली. ठीक है. तो MCLR और बेस रेट का आपको डेफिनेशन के साथ साथ थोड़ा सा डिफरेंस भी पता होना चाहिए. इंटरेस्ट रेट जो बैंक्स डिटरमिन करते हैं, तो अभी तो हम एक्सटर्नल बेंचमार्क पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो वी हैव base rate and MCLR are also the older ones. तो MCLR is determined on the base of current cost of funds and base rate is determined on the base of average cost of funds. MCLR में tenor premium consider होता है, base rate में profit margin consider होता है. MCLR is determined considering deposit rates, repo rates along with operating cost and cost of maintaining CRR. ये सब कुछ MCLR में consider होता है. Base rate is also governed by ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नीडेड टू मेंटेन कैश रिजर्व रेशियो, लेकिन MCLR रेपो रेट कंसिडर करता है जो कि बेस रेट सिस्टम का पार्ट नहीं है. चलिए अगला देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स? इट कैन बी इशूड एज अ डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट. क्या इसे डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में इशू कर सकते हैं? तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ठीक है. अगर आपके इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू 5 लाख रुपए है, जो उसकी पार वैल्यू है, आप उसे कितने पे इशू कर रहे हैं? 4,80,000 पे. तो 20,000 क्या है? वो डिस्काउंटेड अमाउंट पे हम इशू कर सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को. तो ये बिल्कुल सही है. इट शैल बी इशूड ओनली इन डीमैट फॉर्म and held with a depository registered with SEBI with minimum denomination of 1 lakh rupees. तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत क्यों है? क्योंकि देखो, डीमैट फॉर्म में इशू होते हैं एंड सेबी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, लेकिन मिनिमम डिनोमिनेशन अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का 1 लाख नहीं है, 5 लाख हो चुका है. तो यहाँ पे बी हमारा आंसर होगा, क्योंकि यही इनकरेक्ट है. अगला बिल्कुल सही है. मिनिमम टेन्योर 7 दिन से कम का नहीं होना चाहिए जब आप एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं, एंड इट शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर. 1 ईयर से ज़्यादा के लिए हम इसे इशू नहीं करते हैं. एंड बैंक्स को अलाउड नहीं है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के अगेंस्ट लोन्स ग्रांट करें जब तक कि उन्हें स्पेसिफिक परमिशन ना मिला हो RBI का. तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है. तो हमारे पास इनकरेक्ट कौन सा था? बी वाला. तो यहाँ पे आंसर क्या है? ऑप्शन बी. तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो हैं इन्हें डिस्काउंटेड फॉर्म में भी इशू किया जा सकता है. इंडिया के जो भी रेजिडेंट्स हैं उन्हें इशू किया जा सकता है डीमैट फॉर्म में. मिनिमम डिनोमिनेशन 5 लाख है एंड मल्टीपल्स ऑफ 5 लाख. तो 5, 10, 15, 20 ऐसे इशू होते हैं ये. एंड मिनिमम टेन्योर 7 डेज का होता है, अप टू 1 ईयर का टेन्योर होता है. और लोन तभी बैंक्स इसके अगेंस्ट दे सकते हैं अगर RBI का स्पेसिफिक परमिशन हो. बायबैक जो होता है जब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का, तो प्रिवेलिंग मार्केट रेट पे होता है. ठीक है. ऐसा नहीं कि आज इशू किया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कल हमने बाय बैक कर लिया. एटलीस्ट
इशू को 7 दिन हो चुके होने चाहिए, उसके बाद ही जो इशूइंग कंपनी है वो उसे बायबैक कर सकती है। तो आरबीआई ने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करने का परमिशन किस किस को दिया है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को दिया है, रीजनल रूरल बैंक्स को दिया है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को भी परमिशन दिया है, एंड ऑल इंडिया जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकते हैं। ऑब्वियसली उन्हें रिजर्व बैंक की जो डायरेक्शंस हैं उन्हें मानना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग कमर्शियल पेपर? इट इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कंपनीज इंक्लूडिंग NBFCs, all India financial institutions are eligible to issue such commercial paper. NRIs are not permitted to invest in commercial papers. Options call and put are not permitted on commercial paper. And the minimum credit rating for a commercial paper should be A1 as per the रेटिंग सिंबल। तो इसमें से हमें पूछा है कौन सी करेक्ट है। तो क्या कमर्शियल पेपर एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? तो है, ये वाला बिल्कुल सही है। NBFCs कंपनीज, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इशू कर सकते हैं। NRIs आर नॉट परमिटेड, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। NRIs को परमिटेड है कमर्शियल पेपर को इशू करना, बाय करना, इन्वेस्ट करना उसके अंदर, ठीक है। ऑप्शन कॉल पुट जो है वो परमिटेड नहीं होता कमर्शियल पेपर में, ये भी बिल्कुल सही है। मिनिमम क्रेडिट रेटिंग जो एक कमर्शियल पेपर की होनी चाहिए वो A3 होनी चाहिए, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। तो थर्ड एंड फिफ्थ हमारे पास गलत है, तो बचा क्या? 1, 2 एंड 4, दैट इज A इज द करेक्ट आंसर। तो कमर्शियल पेपर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, डिफाइंड अंडर द RBI एक्ट, एंड NBFCs, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यूनियंस या फिर गवर्नमेंट एंटिटीज, ट्रस्ट, LLPs जो हैं जिनका नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, वो कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। जिन्हें भी RBI का परमिशन हो, दे कैन इशू कमर्शियल पेपर्स। सो इंडियन रेजिडेंट्स एज वेल एज NRIs आर परमिटेड टू इन्वेस्ट इन कमर्शियल पेपर्स। ऑब्वियसली जो NRIs हैं दे हैव टू फॉलो दी FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एंड जो कमर्शियल पेपर होते हैं दे आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोमिसरी नोट एट अ डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, यानी कि अगर उसकी फेस वैल्यू 5 लाख है तो वो डिस्काउंट की फॉर्म में, यानी कि 4.5 लाख का अगर इशू कर दिया 5 लाख फेस वैल्यू वाला, तो वो डिस्काउंट पे इशू होता है, ठीक है। डीमैट फॉर्म में ये इशू होता है, एंड ऑप्शंस कॉल एंड पुट ऑप्शंस इस पे अलाउड नहीं होती हैं, एंड मिनिमम क्रेडिट रेटिंग A3 का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। RBI इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ड्समैन स्कीम 2021 ऑल्सो इंक्लूड्स अंडर इट्स एम्बिट नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स विद अ डिपॉजिट साइज ऑफ रुपीज डैश एंड अबव। तो RBI की इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ड्समैन स्कीम के अंडर अब नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक भी आ गए हैं जिनका डिपॉजिट साइज 50 करोड़ एंड अबव है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? C इसमें करेक्ट आंसर है। तो RBI इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ड्समैन स्कीम जो है पुरानी ऑम्बर्ड्समैन स्कीम को इंटीग्रेट करके आई है, यानी कि बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन स्कीम 2006, NBFCs की ऑम्बर्ड्समैन स्कीम और डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए जो ऑम्बर्ड्समैन स्कीम थी, इन सबको इंटीग्रेट करके एक बना दी है, ठीक है। तो अब इन तीनों स्कीम्स को इंटीग्रेट करने के बाद RBI ने ये भी बोला कि जो नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक है जिनका डिपॉजिट साइज 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का है, वो भी इस स्कीम के अंडर कवर होंगे, और टारगेट है कि वन नेशन वन ऑम्बर्ड्समैन अप्रोच के थ्रू RBI काम करेगा, ठीक है, कंप्लेंट्स को केटर करेगा। अगला क्वेश्चन है, अंडर द RBI इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ड्समैन स्कीम 2021 अ सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर हैज बीन सेट अप एट RBI, which one? For receipt and initial processing of physical and email complaints in any language। किसी भी लैंग्वेज में अगर आप कोई भी कंप्लेंट भेजते हो ईमेल के फॉर्म में या फिजिकल लेटर की फॉर्म में, तो वो सबसे पहले कहाँ पे प्रोसेस होती हैं? RBI चंडीगढ़ में। वहाँ से फिर वो उन्हें प्रोसेस करने के बाद जहाँ जहाँ पे वो भेजनी है, जिस जिस सेंटर में, वहाँ पे वो RBI के सेंटर में भेजी जाती हैं। तो यहाँ पे C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब इस स्कीम के अंडर जो है, स्कीम हैज डन अवे विद द जुरिस्डिक्शन ऑफ ईच ऑम्बर्ड्समैन ऑफिस, एंड अगर किसी को RBI ऑम्बर्ड्समैन का जो भी वर्डिक्ट आया है उसके खिलाफ किसी को अपील करनी है, वो कहाँ पे होती है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज of Consumer Education and Protection Department of RBI is the appellate authority under this scheme, ठीक है। So this was your session for today and I hope you like the session. So please press the bell icon ताकि आपको सारे ही videos का notification मिलता रहे. If you have any query, if you have any suggestion, you can contact us on this number as well as this email ID hello@edutab.co.in. So that's it for today. Thank you so much.